स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस से रिलेटेड हर उस पहलू पर जिन जिन पहलुओं पर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके खिलाफ जब मेंटेनेंस के केस का नोटिस आता है तो आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में पता नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस का जब नोटिस आता है इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में आपको मेंटेनेंस देना होगा। मेंटेनेंस के केस में जब ट्रायल चलता है तो उस समय आप किन किन प्रश्नों को वहां पर अपनी पत्नी से पूछ सकते हैं या आपको कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको पूछने चाहिए। अगर आप ऑर्डर पास होने के बाद मेंटेनेंस की राशि नहीं देते हैं तो क्या होगा। इन सारे प्रश्नों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि कुछ जानकारी ऐसी हो जो कि आपके स्किप कर देने से आपके नॉलेज में ना आ पाए। अगर आप आधी अधूरी जानकारी रखेंगे तो आपको आगे चल के नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड। आज का ये वीडियो हमारा भरण पोषण से संबंधित है। जब 498A का केस किया जाता है तो उस केस को करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि पत्नी को अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए होता है। अब वो जो मेंटेनेंस चाहिए, उसे जो भरण पोषण चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगी, आपके ऊपर वो मेंटेनेंस का केस करेगी। कई लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन होता है कि उन्हें लगता है 498A का केस और 125 का केस जो होता है वो सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 125 है, सेक्शन 125, तो ये मेंटेनेंस की बात करता है और इसके लिए जो केस लाया जाता है, जो फाइल किया जाता है, वो अलग से फाइल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का मुकदमा किया है तो आपको मेंटेनेंस भी देना ही देना होगा। वो तभी देना होगा जब आपकी पत्नी ने 125 का भी केस आपके ऊपर किया होगा। जब आपके ऊपर 125 में केस होता है तो आपके पास नोटिस आती है। कोर्ट में आपके और आपकी पत्नी के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको जमा करने होते हैं। दोनों लोगों को ही, दोनों पक्षों को ही अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। इनको जमा कराने का एकमात्र मकसद ये होता है कि दोनों की आर्थिक स्थिति के बारे में कोर्ट जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि दोनों की आर्थिक स्थिति कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन दोनों की कैसी है। पहले केवल पति को ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता था, लेकिन अब पत्नी को भी उसी तरह से संपत्ति का ब्यौरा देना होता है जिस तरह से पति को देना होता है। तो पति और पत्नी दोनों को अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट में देना होता है। 125 का जब केस होता है तो फिर कोर्ट में ट्रायल भी चलता है। ट्रायल के दौरान आप अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकते हैं, क्योंकि ट्रायल का जो मकसद होता है वो यही होता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। कोर्ट जो भी फैसला करती है वो दोनों पक्षों को सुनकर ही फैसला करती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्ष को सुनने के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुना देती है। जब भी फैसला होता है दोनों पक्षों को सुनकर होता है। तो आप ये कोशिश करिए कि जब भी ट्रायल हो, वो चाहे किसी भी केस में हो, तो आप अपने पक्ष को जब रखिए तो पूरी मजबूती के साथ रखिए, पूरे सबूतों के साथ रखिए। अगर 125 का केस चल रहा है तो आप वहां पर जो आप ट्रायल फेस करते हैं तो उसमें आप अपने पक्ष को मजबूती के साथ आप कोर्ट के सामने रखिए। आप कोर्ट को ये बताने में सक्षम रहिए कि आपकी पत्नी अपना मेंटेनेंस करने में, अपने लिए वो भरण पोषण अपना खुद से करने में वो सक्षम है, उसके पास वो साधन संपन्न है और उसे आपके द्वारा दी गई राशि की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो भरण पोषण का जो सेक्शन लाया गया था वो केवल इसलिए लाया गया था कि जो पत्नियां हैं, पहले तो आपको ये क्लियर कर दें कि केवल मेंटेनेंस मांगने का अधिकार पत्नी का ही नहीं है। अगर पति कुछ नहीं करता, उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास कोई जरिया नहीं है जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, और उसकी पत्नी सक्षम है, उसकी पत्नी नौकरी में है, वो कमा रही है, तो पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण मांगने का हकदार है। इस संबंध में एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा।
अगर आपकी पत्नी ने, ये जो भरण पोषण अधिनियम है, ये मेन इसका जो कोर्ट ने इसके लिए आदेश जो पारित किया था वो इसलिए पारित किया था कि पहले समय में लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी और ना ही वो जॉब करती थी। तो अगर किसी कारणवश पति पत्नी अलग हो जाते थे तो सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होती थी कि अब वो लड़की आगे अपना खर्चा कैसे चलाएगी, अब वो गुजारा भत्ता अपना अपना गुजारा कैसे करेगी। तो इसलिए ये महसूस किया गया कि इस तरह का कोई अधिनियम, कोई सेक्शन पास हो, कुछ इस तरह की कोई लॉ बनाया जाए जिससे कि ऐसे वर्ग जो कि कमजोर हैं वो भी अपना गुजारा भत्ता पाने में सक्षम हो। तो अगर आप कोर्ट को ये बता सकने में सक्षम हो जाते हैं कि आपकी पत्नी साधन संपन्न है, उसे आपके द्वारा दिए गए पैसों की जरूरत नहीं है और वो जो भी आपके ऊपर केस की है वो केवल आपको परेशान करने के लिए की है, तो कोर्ट आपके लिए, आपको कभी भी अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए आदेश नहीं पारित करेगा। लेकिन करना क्या है कि आपको कोर्ट को यह विश्वास दिलाना है कि आपकी पत्नी साधन संपन्न है। अगर आपके खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा जो किया गया था, मेंटेनेंस के लिए जो आपके ऊपर जो दावा किया गया, जो केस किया गया, उसमें ऑर्डर पास हो गया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में आप सीपीसी के सेक्शन 144 के अंतर्गत इस आदेश को खारिज भी करवा सकते हैं। सीपीसी का सेक्शन 144, इसके अंतर्गत आप मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल करवा सकते हैं। अब ये हम मान लेते हैं कि अगर केस हुआ है, ऑर्डर भी पास हो गया है और आप मेंटेनेंस की राशि जो आपको जो देनी है, जो अमाउंट जो देना है, वो आप नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अगर आपकी पत्नी 1 साल के अंदर कोर्ट में ये आवेदन दायर करती है, ये डालती है कि आप उसको मेंटेनेंस किया जो अमाउंट जो पारित किया गया था, जो आदेश दिया गया था देने के लिए, वो अभी तक उसको नहीं प्राप्त हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट वसूली वारंट जारी कर सकती है आपके खिलाफ। जब कोर्ट आपके खिलाफ वसूली वारंट जारी करती है तो ऐसी स्थिति में जब आप कोर्ट में जाकर के आप अपना पक्ष रखने में सक्षम होते हैं, मतलब आप कोर्ट को ये विश्वास दिलाने में सक्षम होते हैं कि किस वजह से आपने मेंटेनेंस की राशि का भुगतान नहीं किया है, और जो आप रीजन देते हैं वो जेन्युइन रीजन अगर कोर्ट को लगता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको या तो पूरा अमाउंट तुरंत देने के लिए कहेगी या फिर कुछ उस अमाउंट का कुछ पार्ट, कम से कम जो पार्ट होगा वो आपसे उस समय भुगतान करने के लिए आपको आदेश देगी। और अगर आप अपना रीजन जो आपने दिया है वो कोर्ट को जेन्युइन नहीं लगता है तो कोर्ट आपकी गिरफ्तारी का आदेश भी पारित कर सकती है। अब मेंटेनेंस न देने पर आपको कितने समय के लिए आपको सजा हो सकती है? तो ये जो सजा की अवधि है वो 1 माह है, 30 दिन की अवधि इसमें बताई गई है कि अगर आप गुजारा भत्ता नहीं देते हैं, आपको ऑर्डर पारित हुआ है और आप गुजारा भत्ता नहीं देते, मेंटेनेंस की राशि का आप भुगतान नहीं करते हैं अपनी पत्नी को, तो आपको 30 दिनों का कारावास हो सकता है और साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने जो गुजारे भत्ते की राशि नहीं दी है ऑर्डर करने के बाद भी, तो उसके लिए आवेदन आपकी पत्नी 1 साल के अंदर करे। अगर आपकी पत्नी ने 1 साल बीत जाने के बाद वो जाती है और जाकर के आवेदन करती है तो उसके इस आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। अब हम बात ये करते हैं कि ट्रायल के वक्त जब आपका मेंटेनेंस केस का जब आप ट्रायल फेस कर रहे हैं तो उस समय आपको कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि करने चाहिए। उस वक्त आपको अपनी पत्नी से ये पूछना चाहिए कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। जब आप ट्रायल के दौरान इस तरह के प्रश्न करते हैं, आप उससे अचानक में पूछते हैं वो कितनी पढ़ी लिखी है, वो अपनी शैक्षिक योग्यता बताए। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब उसने केस किया था तो उस समय जो उसने शैक्षिक योग्यता बताई थी वो गलत बताई थी और आपके ट्रायल के दौरान ये बात पूछने पर वो सही बताती है, तो यहाँ पर आपके फेवर में डिसीजन जाने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि उसके घर में उसके कितने भाई बहन हैं,
ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो। तो इससे ये होगा कि अगर वो इकलौती है तो जो भी संपत्ति है माँ बाप की वो सारी उसके पक्ष में रहेगी। तो ऐसी स्थिति में वो खुद साधन संपन्न है, उसके पास प्रॉपर्टी इतनी है कि वो गुजारा भत्ता वो अपना जीवन खुद अच्छे तरीके से गुजार सकती है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये करना होगा कि उसके अगर भाई बहन है तो उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, या अगर वो कहीं से वो अभी अपनी एजुकेशन ले रहे हैं तो कहाँ किस जगह से ले रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं। कई बार ये देखा जाता है कि वो ये बताती है कि उसके मायके पक्ष की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि उसके जो भाई बहन है वो किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन अपनी ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी है, लेकिन उसने क्या किया, उसने झूठ बोला है। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चन करते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन करिए जिससे कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में जानकारी हो। आप ये पूछिए कि क्या वो शादी के पहले जॉब करती थी, अगर करती थी तो क्या वो फिर से जॉब करना चाहेगी। अगर करती थी तो इसका मतलब है कि वो आगे भी जॉब कर सकती है, मतलब कि उससे आपके पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतनी सक्षम है कि वो खुद भी कमा सकती है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पास न करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन कोर्ट ने दिए हैं जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि पत्नी जो है वो साधन संपन्न है। तो वो पत्नी साधन संपन्न है या वो इतनी शिक्षित है कि वो अपनी एजुकेशन के बल पर वो अच्छी जॉब कहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में पति के ऊपर उसे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अभी हाल में ही एक डिसीजन ऐसा आया था जिसमें कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि पत्नी की एजुकेशन अच्छी है, वो एजुकेटेड है, तो केवल 6 मंथ तक का पीरियड कोर्ट ने दिया था कि उसका जो पति है वो केवल 6 माह तक ही उसे गुजारा भत्ता देगा। 6 माह के अंदर उसकी पत्नी अपने लिए कोई अच्छी जॉब खोज ले और जॉब के खोजने के साथ साथ कर ले और फिर वो अपनी एजुकेशन के बल पर वो अपना मेंटेनेंस करने में वो सक्षम हो जाए। तो केवल उसके पति को कितने टाइम का ऑर्डर दिया गया, केवल 6 माह तक की उसको मेंटेनेंस उसको देने के लिए बोला गया था। तो इस तरह के बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट आते हैं जिनके माध्यम से ये पता चलता है कि अगर पत्नी साधन संपन्न है या पत्नी एजुकेटेड है तो पति को ऐसी स्थिति में गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड, जिसमें कि आप अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में अलग अलग तरह का ऑर्डर किया है। लेकिन ये ऑर्डर क्यों किया है, ये पति के पक्ष को सुनते हुए किया है। तो अगर आप भी पति हैं और आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस हुआ है और आप ट्रायल फेस करते हैं तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप जज महोदय को ये समझाने में सक्षम रहिए कि आपकी पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। तो हो सकता है कि आपको जो भरण पोषण का ऑर्डर आपके पक्ष में पारित होने वाला है वो उससे आपको छूट मिल जाए, या हो सकता है कि आप इस ऑर्डर से बच जाएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। या आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।